हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने और फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से यहां पर, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के लिए। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि इस चैनल पर जो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी है, आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक समस्त विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाए जाते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कहीं पर भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हमारा यहां पर कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है। आपसे यह नहीं कहा जाएगा कि 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आपको इतने पैसे देने हैं। चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रायिकता नाम के अध्याय की, जो कि कक्षा 11वीं का अंतिम अध्याय है और इसकी प्रश्नावली 16.1, जहां पर हम प्रतिदर्श समष्टि बनाने के लिए बहुत सारे सवाल देखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 7 में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का या निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ज्ञात करना है प्रतिदर्श समष्टि। 1 से लेकर 7 तक में यही ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, कुल परिणाम, हर केस में आपको याद होगा कुल परिणाम मैंने बताए थे। यदि एक सिक्के को n बार उछाला जाए, कुल परिणाम, हालांकि आपसे पूछा नहीं है लेकिन इसकी प्रैक्टिस डाल दीजिए। कब? जब एक सिक्के को n बार उछाला जाए, ये आते हैं 2 की घात n, तो यहां से 2 की घात 3 मतलब कुल 8 परिणाम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। अब इसके परिणाम लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। मान लीजिए आपके पास 3 सिक्के हैं, कॉइन 1, कॉइन 2 और कॉइन 3। आपको पता है ना कुल 8 परिणाम आएंगे। तो आप कॉइन 3 से शुरुआत कीजिए। कॉइन 3 से हेड और टेल लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप एक सिक्के को उछालते हैं तो आपको हेड और टेल नाम के 2 ही संभावित परिणाम मिल सकते हैं, चित्त और पट। तो C3 पर आपको चित्त, पट, चित्त, पट, चित्त, पट, चित्त, पट कितनी बार? 8 बार लिखना है। लिख दिया, क्योंकि 8 अवयव है। कॉइन 2 में आपको 2 बार चीजों को रिपीट करना है, मतलब 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड और फिर 2 टेल, हो गए ना कुल 8। कॉइन 3 में आपको 4 बार रिपीट करना है, हेड को 4 बार और टेल को भी 4 बार। क्या ये क्लियर है? टेल 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 टेल। तो अगर आप प्रतिदर्श समष्टि लिखना चाहते हैं S, तो यहां से अब क्लियर है। देखिए कैसे, तीनों सिक्कों पर हो सकता है हेड मिल जाए, तो हेड, हेड और हेड, इन तीनों का एक पेयर बन गया। उसके बाद हेड, हेड, टेल। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको हेड, हेड और टेल मिल जाए, ऐसा हो सकता नहीं है। दूसरा हेड, टेल, हेड, ये दोनों एक दूसरे से अलग है ना। हेड, टेल, हेड, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। आप कहोगे सर देखो यहां 2 H और 1 T है, यहां पर भी 2 H T है, दोनों सेम तो नहीं। यहां पर दूसरे सिक्के पर H है, यहां दूसरे पर टेल है, यहां तीसरे पर टेल है, यहां तीसरे पर हेड है। उसके बाद हेड, टेल, टेल, द लास्ट मतलब 4th वाला जो है वो हेड, टेल, टेल है। हेड, टेल, टेल। नेक्स्ट है टेल, हेड, हेड। तो अगला है टेल, हेड और हेड। उसके बाद टेल, हेड, टेल, तो टेल, हेड और टेल। उसके बाद टेल, टेल, हेड, तो टेल, टेल, हेड, और आखिरी में टेल, टेल, टेल। तो इस तरह से कुल 8 आपके पास संभावित परिणाम हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल 8 आपके सामने संभावित परिणाम यहां हो जाते हैं, जो कि आपने पहले ही गिन लिए थे। तो मैंने कहा था कि प्रश्न में अगर कुल परिणामों की आवश्यकता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदर्श समष्टि हर बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्नावली में आवश्यकता है, हम बनाएंगे, लेकिन हर प्रश्न में जहां पर प्रायिकता निकालनी होगी हम इन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक
पासा 2 बार फेंका जाता है। तो ऐसा हमने एक उदाहरण भी किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या 2 पासे को 1 बार फेंका जाता है। और यहां पर आप कुल परिणाम फिर से एक फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। वो कैसे कि हमें पता है कुल परिणाम सीधा सीधा, यदि एक पासे को n बार फेंका जाए तो कुल परिणाम तो 6 की घात n होते हैं। अब देखिए, आप अगर एक पासे को 1 बार फेंकेंगे तो परिणाम 6 की घात 1 होगा। अगर n का मान 1 है तो आपने एक पासे को 1 बार फेंका है तो आपके सामने कुल परिणाम 6 आ जाएंगे, 6 की घात 1। अगर आपने एक पासे को 2 बार फेंका है तो n का मान 2 हो जाएगा, जो कि यहां पर आपको 36 अलग अलग परिणाम देंगे, 3 की घात 2। पर यदि n का मान 3 हो जाए, तो अगर n का मान 3 हो जाता है तो आपके सामने कुल परिणाम 6 की घात 3 मतलब 216 हो जाएंगे। अब मुझे यह सोचकर बताइए कि क्या 216 परिणाम लिखने की आप में कैपेसिटी है? नहीं, वो मुश्किल है। अगर n का मान 4 होगा तो और भयंकर कहानी है। इसीलिए n के मान 2 तक ही आप इस केस में परिणाम लिख सकते हैं। कुल परिणाम कितने होंगे तो आप निकाल सकते हैं। n का मान 4 रखोगे तो 4 पासों को एक साथ फेंका या एक पासे को 4 बार फेंका, कुल परिणाम निकल जाएंगे। तो परिणाम कैलकुलेट करना फॉर्मूले से निकल जाएगा। प्रतिदर समष्टि बनाना यहां तक ठीक है, इसके बाद मुश्किल है। 216 तो बड़ा भयंकर चीज है। तो प्रतिदर समष्टि बनाने के लिए अपन ने ट्राई किया था, अपन ने देखा भी था कि हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि एक पासे में ऐसा कुछ मिल सकता है, 1 1 1 2 1 3, है ना, 1 1, हाँ, उसके बाद 1 2, ठीक है, उसके बाद 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, उसके बाद 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। उसके बाद 3 1, मतलब पहले पासे पर 3 आ जाए तो दूसरे पर 1 आ सकता है। फिर 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। अंत में, मतलब अभी तो अंत नहीं है, अभी तो और भी है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। उसके बाद 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। उसके बाद 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये कुल आपके सामने संभावित परिणाम हो चुके हैं। अब देखिए, कुल 36 परिणाम है, गिन लो। एक ये पूरा एक परिणाम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। 6 तो ऐसे हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 रो और 6 कॉलम से 6 गुणा 6 36 परिणाम हो चुके हैं। अब इन परिणामों में पता है कुछ स्पेशल चीजें आपको देखने को मिलेगी, जब सवाल आएंगे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे इन दोनों का जो योग है वो 2 है, इन दोनों का योग 1 + 2, 2 + 1 3 आता है। इन तीनों का योग 3 1, 2 2 और 1 3 4 आता है। सबको जोड़ के देख लो, ये जो रेखा सीधी सीधी बन रही है, 4 1, 3 2, 2 3 और 1 4, इनका योग 5 आता है। ऐसे बहुत सारे योग वाले भी हैं, तो इनके बारे में हम बातचीत करेंगे हालांकि आने वाले समय में। चलिए शुरुआत करते हैं फिर।
प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 2 यहां समाप्त। ये इसकी प्रतिदर्श समष्टि है जिसके बारे में आपसे प्रश्न में पूछा था और आपने उसका आंसर दे दिया कुछ इस तरह से। हालांकि ये कक्षा 11वीं में काम की नहीं है। मैं सही बात बताऊं, 11वीं कक्षा में आपने इन जो प्रतिदर्श समष्टि जो है ना वो एक बार बना ली बहुत है। कक्षा 11वीं में इसकी आवश्यकता तब पड़ेगी जब यह पूछा जाएगा कि दो पासों को एक बार एक साथ फेंका है, बताइए कुल परिणाम कब होंगे, जब उनका योग जो है वो 11 हो जाए। दोनों पासों पर जो संख्याएं मिल रही उनका योग 11 हो जाए। तो 11 कब हो सकता है? जब 6 को 5 में जोड़ोगे और 5 को 6 में जोड़ोगे। 6 को 4 में जोड़ने पर 10 हो जाता है, 7 को 4 में जोड़ने पर 11 आता है, लेकिन 7 यहां मिल ही नहीं सकता है ना। खैर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 को। एक सिक्का 4 बार उछाला गया है। अब अगर एक सिक्का 4 बार उछाला है तो बताइए कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। यहां पर एक सिक्का 4 बार उछाला गया तो जैसा कि हमने पहले प्रश्न में किया था, कुल संभावित परिणाम सूत्र क्या है? अगर एक सिक्के को n बार उछाला जाए तो 2 की घात n मतलब 2 की घात 4, 16 आना चाहिए। क्या यहां पर आप 16 अलग अलग आउटकम लिखेंगे? लिखेंगे। जब पुराने प्रश्न में 36 लिखे तो यहां 16 भी लिखेंगे। अब यहां पर क्या कीजिए, 4 सिक्के लिखिए, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4। आपको 4 सिक्के यहां पर लेने हैं। कौन कौन से? ये कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3 और कॉइन 4। इन चारों से ही आपको अलग अलग परिणाम मिलेंगे। आपको क्या करना है, कुल 16 आउटकम लिखने हैं ना, तो प्रोसेस वही है। सबसे आखिरी वाले से आप हेड टेल ऐसे लिखना शुरू कीजिए, मतलब एक बार हेड एक बार टेल। तो 16 बार लिखना है क्योंकि कुल संभावित परिणाम 16 है, अपन ये कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल और फिर हेड टेल। गिन लो एक बार कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 और 16, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले में आपको चीजों को 2-2 बार लिखना है। C2 में आपको चीजों को 2-2 बार लिखना होगा। कैसे? HH टेल टेल, फिर HH, फिर टेल टेल, फिर HH टेल टेल, HH टेल टेल। और उसके बाद आपको चीजों को 3-3 बार लिखना होगा, मतलब हेड टेल को आप मतलब 3-3 नहीं 4-4 बार लिखेंगे। एक बार लिखा, 2-2 बार लिखा, अभी 4-4 बार लिखेंगे। हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड। मैंने हेड क्यों लिख दिया है, पर टेल लिखना था ना। टेल 4 बार, फिर 4 बार हेड और फिर 4 बार टेल। और उसके बाद देखिए, एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 4 बार लिखा, अब 8 बार लिखेंगे, मतलब आपको डबल करते जाना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। कैसे? हेड 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 हेड, 8 बार लिखना है इस चीज को। हो गए क्या? ठीक है, ओके। उसके बाद टेल 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 और टेल। इस तरह से आपके सामने कुल संभावित परिणाम है। इनको अगर लिख दोगे एक साथ में तो आपकी प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगी। कुल 16 परिणाम है। तो सबसे पहले हेड हेड हेड, चारों हेड, तो हेड 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 हेड, फिर हेड 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 टेल, दूसरा भी हो गया। फिर हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल हेड, ओके। उसके बाद हेड हेड टेल टेल, ये हो गए यहां तक 4। अगले 4 हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड हेड, ये वाला हेड टेल हेड टेल। उसके बाद हेड टेल टेल हेड, उसके बाद हेड टेल टेल टेल, ये हो गए 8। अब उसके बाद शुरुआत होगी टेल से, ठीक है। तो टेल हेड 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 हेड, ठीक है। उसके बाद टी एच एच टी, टी एच टी, ये भी हो गया। फिर टी एच,
उसके बाद THTT, उसके बाद TTHH, उसके बाद TTHT, TTTH और आखिरी में TTTT। ये हो गए कुल 16 परिणाम। अब एक बात बताइए, अगर यहां पर 5 सिक्के होते तो 32 परिणाम होते, कैसे लिखते? 6 सिक्कों पे 64 परिणाम होते। ये कैलकुलेशन मतलब ये सिर्फ आपको रिदम में लाने के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप प्रतिदर्श समष्टि को समझना सीखें। अब इसको ऐसे समझो, मतलब अगर मैं यहां पर आपके सामने कुछ कैटेगरी बनाना चाहता हूं कि इसी में से ऐसे कितने हैं जहां पर हेड सिर्फ एक बार आया है, जहां पर हेड सिर्फ एक बार आया है, तो आपको अगर प्रश्न को देखोगे तो एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इन 3 जगहों पर हेड एक बार आया है। अगर आपसे कोई बोले कि हेड 2 बार आया है, ऐसी जगह कौन सी है या ऐसे कौन से आउटकम है, तो एक तो ये वाला जहां पर हेड 2 बार आया है, एक ये वाला जहां पर हेड 2 बार आया है, एक ये वाला जहां पर हेड 2 बार आया है। अच्छा, हेड 3 बार एक यहां पर भी आया है, हेड 1 बार यहां पर भी आया है, हेड 2 बार यहां पर भी आया है, 2 बार यहां पर भी आया है और 2 बार यहां पर भी आया है। तो क्या अगर मुझे बोला जाए कि 5 सिक्कों को उछालो और वो परिणामों की संख्या निकालो जहां पर हेड 2 बार आया है, तो इस केस के लिए आपको सारे परिणाम लिखने पड़ेंगे? नहीं, इसके लिए हम क्रमचय संचय का प्रयोग करेंगे। जैसे इसी प्रश्न में आपसे पूछे कि अगर आपने 4 सिक्कों को उछाला तो हेड 2 बार कितनी बार आ सकता है, तो ऐसे कितने परिणाम है जहां पर हेड 2 बार आया? तो मैंने कहा कि अगर मैं 4 सिक्के को उछालता हूं तो यदि 2 बार हेड है तो 2 बार टेल भी तो है, अगर 2 बार हेड है तो 2 बार टेल भी तो है। अब अलग अलग हेड और टेल ऐसे बनाओ कि हेड 2 रहे और टेल 2 रहे, मतलब सीधा सीधा है, इनको आप कितने अलग अलग तरीकों से जमा सकते हैं। ये कुल 4 संख्याएं हैं, यदि हमारे पास n संख्याएं हैं, उनमें से p एक जैसी है और q एक जैसी है, तो उनको जमाने का तरीका n फैक्टोरियल बटा p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल होता था। यहां पर 4 संख्या, 4 चीजें 1 2 3 4, तो इनको जमाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, उसमें 2 हेड एक जैसे हैं और 2 टेल एक जैसे हैं। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 और फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी प्राकृत संख्या में उससे छोटी और उस प्राकृत संख्या को गुणा कर दो। तो देखिए 2 दूनी 4, यहां पर बचा 6, मतलब कुल 6 ऐसे आउटकम आएंगे जिसमें 2 हेड रहेंगे। गिन लो, 1 2 3 4 5 6। सिंपल है, तो ये बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे मतलब इसी पर अपन थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। प्रश्न यहां पर समाप्त हो चुका है। अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 10 सिक्के हैं और आपको उन परिणामों की संख्या निकालनी है जिसमें 3 हेड हो। कितने हो? 3 हेड हो। तो अगर 10 सिक्के आपने उछाले तो अगर 3 हेड आएंगे, हेड हेड हेड, तो बाकी क्या मिलेगा? बाकी तो 7 टेल मिलने चाहिए ना, क्योंकि 10 सिक्कों को उछालोगे कुछ ना कुछ तो वो देंगे। तो अगर 3 हेड दे रहे हो तो बाकी के 7 तो टेल देंगे। अब इन सभी को एक साथ जमाने की कैटेगरी कैसी होगी कि यहां पर n का मान तो है 10, कुल संख्याएं कितनी? तो कुल संख्या n का मान जो कि 10 आया। बात सही है। p मतलब एक जैसी कितनी है? 3 है। q मतलब दूसरी तरह के एक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इनको जमाने के कुल कैसे तरीके हो सकते हैं? मतलब ऐसा हो सकता है कि 3 हेड लिखे हो, बाद में 7 टेल लिखे हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक हेड यहां हो, दूसरा यहां हो, तीसरा यहां हो। अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इनका जवाब हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। अब 10 सिक्कों का अगर आप आउटकम निकालें, उनकी प्रतिदर्श समष्टि बनाने की कोशिश करें तो 2 की घात 10 अवयव आएंगे। यह निकालना संभव वास्तव में नहीं है। 2 की घात 10 निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। 32 गुणा 32 1024। 1024 आउटकम लिखने की कोशिश करोगे, मुश्किल है, क्योंकि एक आउटकम में यह चीज 10 बार लिखनी है। तो 1024 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो हम सीधा सीधा ऐसे
क्रमचय संचय का प्रयोग यहां पर करेंगे। प्रश्न ऐसे बहुत से आने वाले हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रायिकता जो है कक्षा 11वीं की वो थोड़ी कठिन है कक्षा 10वीं से। ठीक है, एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है, तो ये सिंपल है यार। जैसे मान लीजिए मैं दोनों काम किए, एक तो सिक्का उछाला और एक पासा फेंका, आपने दो चीजों को एक साथ किया है। अब जब सिक्का उछालेंगे तो आपके पास हेड और टेल नाम की दो चीजें मिल सकती है, पासा फेंकने पर 1 2 3 4 5 और 6 नाम की चीजें मिल सकती है। तो अगर मैं इनका प्रतिदर समष्टि निकालना चाहूं तो अगर सिक्के पर हेड आता है तो पासे पर 1 आ सकता है, अगर सिक्के पर हेड आता है तो पासे पर 2 आ सकता है। ठीक है, अगर सिक्के पर हेड ही आएगा तो पासे पर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। एंड इन द सेम केस अगर सिक्के पर टेल आता है तो पासे पर 1 आ सकता है, टेल आता है तो पासे पर 2 आ सकता है। मतलब जो जो हेड के साथ पासे ने दिया वो टेल के साथ देने में कोई दिक्कत है क्या? उसे बिल्कुल नहीं है। ये आपकी प्रतिदर समष्टि हो गई। क्लियर आंसर है, बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के। आगे बढ़ते हैं, चलो ये सिंपल है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न वही है, सब में प्रतिदर समष्टि ज्ञात करनी है 1 से लेके 7 तक। एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है। बढ़िया सवाल है। मतलब प्रश्न में ये बोला, पिछले प्रश्न में ये बोला था कि एक सिक्का उछाला और एक पासा उछाला, मतलब सिक्के पर हेड आए तो भी पासा उछालो, सिक्के पर टेल आए तो भी पासा उछालो। यहां इन्होंने प्रश्न में थोड़ी सी चीजें चेंज की है। ये बोला है कि आपको अगर हेड मिलता है और आपको टेल मिलता है, सिक्का तो दो ही चीज दे सकता है, एक सिक्का, उसके हाथ में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर सिक्का हेड देगा तो आप पासे को फेंकेंगे और अगर सिक्का टेल देगा तो उनने ऐसा कुछ बोला नहीं है, मतलब कुछ नहीं करेंगे। तो पासे को फेंकने से आपके सामने 6 अलग अलग चीजें मिल सकती है, 1 2 3 4 5 और 6। सो यहां पर अगर मैं प्रतिदर समष्टि के बारे में बात करती हूं, है ना, अगर मैं प्रतिदर समष्टि के बारे में बात करता हूं तो हेड मिल सकता है पहला। ठीक है, तो अगर हेड मिलता है तो पासा फेंका जाएगा तो 1 भी मिल सकता है। उसी तरह हेड पर पासा फेंकने पर 2 भी मिल सकता है। उसी तरह हेड का पासा फेंकने पर 3 भी मिल सकता है। उसी तरह हेड का पासा फेंकने पर 4 भी मिल सकता है। हेड का पासा फेंकने पर 5 भी मिल सकता है और हेड का पासा फेंकने पर 6 भी मिल सकता है। यही हो सकता है ना। अच्छा, एक चीज और हो सकती है, क्या? अगर हेड नहीं मिला तो टेल मिलेगा, तो फिर टेल के साथ क्या? तो टेल के साथ कुछ नहीं, तो टेल को मैं ऐसा कैसा ब्रैकेट बना के लिख दूंगा। ये इसकी प्रतिदर समष्टि है। देखिए, ये बोला था कि हेड आएगा तो आपको सिक्के को उछालना है, पासे को फेंकना है, टेल आएगा तो कुछ नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना। दैट इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्स कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रतिदर समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है फिर एक बच्चा चुना जाता है। अच्छा, मतलब आपको ना यहां एक थोड़ी सी मैं बात बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक्स कमरे की जगह एक्स डिब्बा होता है या एक्स बॉक्स होता, उस बॉक्स में बोलते हैं कि 3 लाल गेंद है, तो वहां प्रश्न ये होता कि क्या ये तीनों लाल गेंदें एक जैसी है या तीनों लाल गेंदें अलग अलग हैं। लेकिन एक्स कमरे में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो हमारा यह मानना होगा कि यहां पर दोनों लड़के भी भिन्न हैं और लड़कियां भी भिन्न हैं, क्योंकि एक ही, मतलब यह कंडीशन नहीं हो सकती कि दोनों लड़के और दोनों लड़के एक जैसे हो। तो आपके सामने कहानी ऐसी है, एक तो कमरा है एक्स, दूसरा कमरा है वाई। अब इस एक्स कमरे के अंदर 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं और वाई कमरे के अंदर भी 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। 2 लड़के एक्स कमरे में, तो उसे आप B1 और B2 कह सकते हो, और यहां पर G1 और G2 कह सकते हो एक्स कमरे में। वाई कमरे में 1 लड़का है, उसे आप B1 कह सकते हो या B3 कह सकते हो, ये तीसरा लड़का है इन दोनों के अलावा।
और यहां 3 लड़कियां हैं, इन्हें आप कह सकते हो G3, G4 और G5, यही होगा ना। अब आपको एक प्रतिदर्श समष्टि बनाने की, आप पहले तो एक कमरा चुनेंगे, कमरा चुनने के बाद आप उसमें से एक स्टूडेंट चुनेंगे, एक बच्चा चुनेंगे। तो कमरा X भी चुना जा सकता है, कमरा Y भी चुना जा सकता है। तो यदि कमरा X चुना जाए, देखिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, यदि कमरा X चुना जाए तो इस X के साथ आपको अगले, मतलब आपने X नाम का कमरा चुना है, तो X नाम का कमरा चुनेंगे तो उसी में से एक स्टूडेंट निकालेंगे। तो उसमें B1 B2 या G1 G2 मिल सकता है, क्या B3 मिल सकता है, वो X में है ही नहीं तो कहां से मिलेगा। तो इसे लिखा जा सकता है कि ये B1 भी दे सकता है, X नाम का कमरा चुनने पर आपको B2 भी मिल सकता है, X नाम का कमरा चुनने पर आपको B3 भी मिल सकता है, और B3 नहीं, X नाम का कमरा चुनने पर आपको G1 मिल सकता है। G1 मतलब पहली जो लड़की है वो, और इसी X नाम का कमरा चुनने पर आपको G2 भी मिल सकता है। वहीं पर आप Y नाम का कमरा भी चुन सकते हैं जो कि आपको B3 देगा। वहीं पर Y नाम का कमरा चुना तो आपको G3 मिल सकती है एक लड़की, या फिर Y नाम का कमरा तो G4, या Y नाम का कमरा तो G5। देख लीजिए, मतलब आपने पहले एक कमरा चुना तो सर X नाम का कमरा चुन सकते हैं, Y नाम का चुन सकते हैं, X नाम का कमरा चुना तो ये चारों मिल सकते हैं, Y नाम का कमरा चुना तो ये चारों मिल सकते हैं। इस तरह की प्रतिदर्श समष्टि इस प्रश्न के अंदर हो जाती है, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। टोटल कितने आउटकम, 8 आउटकम। चलिए, तो प्रश्न नंबर 6 यहां समाप्त। 7, एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखे हैं। एक पासा यादृच्छा चुना गया और उसे फेंका गया है। पासे का रंग और इसके ऊपर फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया है। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों के सामने यहां पर। तो देखो, सबसे जरूरी बात यह कि यहां पर बना है एक थैला। प्रश्न में अगर आपने सोचा हो तो बना है एक थैला। अब इस थैले के अंदर रखे 3 पासे। थैला अपन ढंग से बना लेते हैं, ऐसा कुछ। अब इस थैले में रखे 3 पासे, पासा नंबर 1, 2 और 3, और इन पासों का रंग भी है कुछ। पहला तो पासा लाल रंग का है जो कि आपको बोला है प्रश्न में, दूसरा नीले रंग का है। अब नीले रंग का भी अपन बना सकते हैं, यहां पर नीले रंग का कुछ इस तरह से है, और तीसरा जो है वो पीले रंग का दिया हुआ है, ठीक है। और एक पासा सफेद रंग का। अच्छा, सफेद रंग का है तो सफेद रंग का तो बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, कलर तो बाय डिफॉल्ट यहां व्हाइट ही है ना। सो देखो यार, अब प्रश्न में समस्या ये है कि आपके सामने 3 पासे हैं, पासा नंबर 1, 2 और 3। इसे आप P1 कह सकते हैं, इसे P2, और P1 नहीं, पासा को अंग्रेजी में डाइस कहते हैं, तो इसे आप D1 कह सकते हैं, इसे आप D2 कह सकते हैं, और इसे आप D3 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे आप D3 कह सकते हैं। D1 का मतलब है लाल पासा, D2 का मतलब है नीला पासा, और D3 का मतलब है सफेद पासा। अब प्रश्न ये कि इस केस में आपने तीनों, मतलब पहले बैग में से एक पासा निकाला, तो वो पासा क्या हो सकता है? तो वो पासा कुल 3 तरीके से आपके सामने आ सकता है। वो पासा D1 हो सकता है, मतलब लाल रंग का निकल सकता है। वो पासा D2 हो सकता है, मतलब सफेद रंग का पासा भी आ सकता है, मतलब नीले रंग का, या फिर वो पासा D3 हो सकता है। मतलब साफ है, अगर आप इसमें हाथ डालोगे तो आपको तीनों में से एक पासा तो मिलेगा। मान लीजिए वो लाल रंग का पासा है, हाँ, या फिर मान लीजिए कि वो नीले रंग का पासा है, या वो सफेद रंग का पासा है। अब इतना होने के बाद जो भी पासा आएगा आप उसको उछालेंगे, तो चाहे पासा किसी भी रंग का, उस पर अंकित संख्या क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस पासे को फेंकोगे तो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6।
इस पासे को निकालोगे तो भी 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप इसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाना चाहते हैं तो वो बड़ी सिंपल है सर। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि पासा कौन सा है। तो यदि पासा पहला वाला है तो D1 में अगर मिले तो उसके साथ आपको 1 मिल सकता है। हाँ, इस D1 के साथ आपको 2 मिल सकता है। इस D1 के साथ आपको 3 मिल सकता है। हाँ, इस D1 के साथ आपको 4 मिल सकता है। इस D1 के साथ आपको 5 मिल सकता है। इस D1 के साथ आपको 6 मिल सकता है। ये तो हुए पहले 6 आउटकम। उसके बाद अगर D2 के बारे में बात करें तो D2 के साथ आपको 1 मिल सकता है। उस D2 के साथ आपको 2 मिल सकता है। उस D2 के साथ आपको 3 मिल सकता है। उस D2 के साथ आपको 4 मिल सकता है। उस D2 के साथ आपको 5 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है। और अगर D3 मिले तो D3 के साथ भी यही कहानी है, 1 मिल सकता है। D3 के साथ आपको 2 भी मिल सकता है। D3 के साथ आपको 3 भी मिल सकता है। D3 के साथ आपको 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है। क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन है? क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन है? देख लीजिए आप, क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन है? बिल्कुल नहीं है। सो बस यही आपका टोटल आउटकम्स होंगे। इन्हें चाहे तो गिन सकते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव, तो गिन के देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ये और 6 ये मिलके 18। इसे आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्रमचय संचय से। वो कैसे? तो वो सर बड़ा सिंपल है। आप पहले ऐसे ही डिसाइड कीजिए कि आपके सामने 2 चीजें मिलेगी। पहला तो ये कि पासा, और वो पासा क्या क्या चीजें दे रहा है। तो अगर इस थैले में हाथ डालोगे तो पासा 3 तरह के हैं। तो आपको इस बॉक्स को कुल 3 तरीके से भरा जा सकता है। मतलब पहले बॉक्स में आप पासा रख रहे हैं कि पासा कौन सा मिलेगा, तो आपको 3 तरह के पासे मिल सकते हैं। और उसके बाद हर पासा आपको 6 आउटकम दे रहा है, तो 3 गुना 6 मतलब 18, क्रमचय संचय से। मैंने कहा भी था कि प्रायिकता में ये चीज काम देगी। खैर, प्रश्न नंबर 6 भी यहां पर या 7 भी यहां पर समाप्त हो जाता है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न 1 से 7 तक प्रतिदर्श समष्टि निकालना था, यह सवाल में दिया हुआ था। अब आगे क्या है पता नहीं। एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, तो यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का है या लड़की है तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए, आपको एक ही चीज को 2 अलग अलग तरीके से, या एक ही प्रतिदर्श को या एक ही परिवार को 2 अलग अलग तरीके से प्रतिदर्श समष्टि बनानी है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अब दोनों बच्चों में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? एक लड़का हो, एक लड़की हो, दोनों लड़के हो या दोनों लड़की हो। लेकिन वो जो एक लड़का और एक लड़की का कॉम्बिनेशन है ना, उसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज यहां बोली गई है पहले भाग में, कि क्रम जन्म का महत्वपूर्ण है। कि अगर लड़का है और लड़की है तो पहले लड़का है बाद में लड़की है, या पहले लड़की है बाद में लड़का है। तो इस केस का प्रतिदर्श समष्टि निकालने के लिए अगर आप पहले केस का प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे तो वो बड़ा आसान है। कैसे? मान लेते हैं पहले दोनों लड़कियां थी G1 और G2, या फिर GG लिख देते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। मतलब दोनों गर्ल्स हैं, G और G। ठीक है, पहले आपको दोनों लड़कियां मिली, मतलब पहले परिवार में दोनों लड़कियां मिली। ऐसे G1 G2 लिखते हैं, मतलब पहले भी लड़के लड़की, दूसरी भी लड़की, है ना। ये G1 G2। ऐसा हो सकता है कि पहले लड़का मिला हो, 2 बच्चों का परिवार है ना, तो ऐसा हो सकता है पहले लड़का मिला हो और दूसरे लड़की मिली हो। या जन्म का क्रम महत्वपूर्ण है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पहले लड़की मिली हो दूसरा लड़का मिला हो, ऐसा हो सकता है ना। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़के मिले हो B1 और B2, तो ये तो मिला S,
है ना, ये प्रतिदर्श समष्टि पहले वाला केस का है। इसे आप सामान्यतः ऐसा भी लिख सकते हैं कि एस जो है उसमें जी जी मतलब दोनों लड़कियां पहले और दूसरी, बी जी पहले लड़का बाद में लड़की, या जी बी पहले लड़की बाद में लड़का, या फिर बी बी दोनों लड़के। अच्छा, दूसरे वाले केस का जो जवाब है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आपको यह बोला है कि अब परिवार में लड़कियों की संख्या जानना है कितनी है, तो प्रतिदर्श समष्टि कितनी है, मतलब आपको प्रतिदर्श समष्टि में यह लिखना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। प्रतिदर्श समष्टि में क्या लिखना है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या ये S2, मतलब इसे S2 कह देते हैं यार, इसे S1 कह देते हैं। प्रतिदर्श समष्टि में अगर आप वो वाले केस को देखोगे कि चूंकि परिवार में दो बच्चे हैं, अगर दोनों लड़के हुए तो लड़कियों की संख्या 0, अगर एक लड़का दूसरी लड़की या पहली लड़की दूसरा लड़का हुआ तो इस केस में लड़कियों की संख्या 1 हो जाएगी। मतलब इन दोनों केसेस में लड़की की संख्या 1 हो जाएगी ना, ये दोनों केस मिलके अभी 1 बन जाएगा। या फिर अगर दोनों लड़कियां हुई तो लड़कियों की संख्या 2 हो जाएगी। तो इस केस में प्रतिदर्श समष्टि में 3 अवयव आएंगे। यह प्रतिदर्श समष्टि किस केस की है कि इस परिवार में जिसमें 2 बच्चे हैं, लड़के और लड़कियों की, या लड़कियों की संख्या कितनी, तो संख्या में तो 0 1 2 3 4 ही आ सकता है, इसलिए इसको लिखा। अब 0 1 2 के बाद और आ सकता है कि जब परिवार में 2 बच्चे हैं तो लड़कियां 2 हो सकती है, खूब से खूब 3 नहीं हो सकती। इससे ज्यादा अपन बात भी नहीं करेंगे। अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो लड़कियां 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 1 भी नहीं हो सकती है। तो यही है प्रतिदर्श समष्टि। प्रश्न नंबर 8 समाप्त। 9वां, एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंदें रखी गई है। ठीक है, 2 गेंद उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक सक्सेशन बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छा निकाली जाती है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा सवाल है। एक डिब्बा है, सबसे पहले ऐसा कुछ, ठीक है, और डिब्बे में अपन लाइनें थोड़ी सीधी खींच लेते हैं। ये डिब्बा है, और इस डिब्बे में एक लाल गेंद है। अब लाल गेंद कैसी होती है, तो लाल गेंद ऐसी होती है, ठीक है। और 3 सफेद, मतलब कितनी, 3 सफेद गेंद है, तो सफेद गेंद को आप ऐसे लिख लेते हैं। और यहां पर एक शब्द बोला गया है कि सफेद गेंदें एक जैसी हैं, एक जैसी सफेद गेंदें। तो इस सफेद गेंद को अगर आप लाल गेंद को R से निरूपित करते हो तो सफेद गेंद को आप W1, W2 और W3 से निरूपित नहीं करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप आपको यह बोला है कि तीनों गेंदें एक जैसी है, तीनों सफेद एक जैसी हैं, तो अगर इसका नाम W रखा जाए तो अगली वाली भी W है और ये भी W है, क्योंकि तीनों एक जैसी हैं। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि अगर मैं इसे W1, W2, W3 बोलता हूं तो तीनों गेंदें अलग अलग हैं, है ना, तीनों एक जैसी हैं, तो W1 कौन सी, W2 कौन सी है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए तीनों का नाम W रखा। अब आपको 2 गेंदें निकालनी है बिना प्रतिस्थापना के। क्या करना है? 2 गेंदें निकालनी है बिना प्रतिस्थापना के। तो देखिए, आप जब पहली गेंद निकालने जाएंगे तो पहली गेंद निकालने के लिए आपके पास 2 चॉइस है। पहली गेंद व्हाइट आ सकती है, मतलब W आ सकती है, दूसरी गेंद रेड आ सकती है। अरे पहली गेंद या तो व्हाइट आएगी या रेड आएगी, इसके अलावा कुछ और होगा क्या? तो अगर मैं पहली गेंद निकालने जा रहा हूं तो पहली गेंद या तो व्हाइट है या फिर रेड है, बोलो हां या ना। अब अगर पहली व्हाइट गेंद है तो अगली गेंद निकालने के लिए मेरे पास फिर से 2 चॉइस है। अगर पहली गेंद व्हाइट है, जैसे मान लीजिए ये व्हाइट निकल के बाहर आ गई, तो अभी भी तो 2 व्हाइट तो बची है ना, मतलब इनमें से भी कोई एक गेंद आ सकती है। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि दूसरी गेंद व्हाइट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर दूसरी गेंद रेड आ जाए। आप उसे R से निरूपित कर सकते हैं। लेकिन जब पहली गेंद रेड आ गई तो ये तो यहां बची नहीं, तो ये बात तो साफ है कि अगर पहली गेंद रेड आ गई तो दूसरी गेंद व्हाइट ही आने वाली, इसके अलावा कुछ है ही नहीं संभावना। देख लो क्यों? क्योंकि अगर पहली गेंद रेड आई तो दूसरी व्हाइट पक्का आएगी, इसके अलावा कुछ होगा नहीं।
अगर पहली व्हाइट आती है, जैसे मान लीजिए यहां से आपने इस व्हाइट को गायब कर दिया, तो उसके बाद भी 2 व्हाइट बची है, मतलब एक व्हाइट निकल सकती है। एक रेड है तो रेड और व्हाइट दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो अगर मैं यहां पर इसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाता हूं, सैंपल स्पेस बनाता हूं, तो क्या आएगा? मान लेते हैं पहली गेंद व्हाइट है, तो पहली गेंद व्हाइट, तो दूसरी व्हाइट या फिर रेड, यही है ना? पहली व्हाइट, व्हाइट व्हाइट, व्हाइट रेड। अगर पहली रेड है तो दूसरी व्हाइट पक्का होगी, इसके बारे में हम कुछ भी या इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते। क्या ये क्लियर है? यही इसकी प्रतिदर्श समष्टि है और कुछ नहीं। क्या दोनों गेंदें रेड आ सकती है? तो उत्तरोत्तर ये जो शब्द लिखा है ना, बिना प्रतिस्थापना के, ऐसा है कि आपने रेड गेंद को बाहर निकाल लिया, अब इसको वापस नहीं रखा। अगर प्रतिस्थापना होती ना तो ऐसा होता कि डिब्बे में से आपने लाल गेंद को बाहर निकाला, फिर से और लाल गेंद को वापस रख दिया, फिर दूसरी गेंद निकाली। तो अगर प्रतिस्थापना होती, लाल गेंद को अंदर निकाल के, मतलब मान लीजिए लाल गेंद निकाली, उसका कलर नोट कर लिया कि लाल है, उसको वापस रख दिया, तो अगली गेंद फिर से लाल आ सकती थी अगर प्रतिस्थापना होती तो। प्रतिस्थापना नहीं है, इसीलिए जब पहली लाल गेंद है तो दूसरी व्हाइट गेंद पक्का है, क्योंकि उसके बाद लाल गेंद बची नहीं है। अगर प्रतिस्थापना होती, फिर से समझ लीजिए, अगर प्रतिस्थापना होती तो आप क्या करते? मान लीजिए आपने एक लाल गेंद निकाल के देखी, कलर के लाल है, उसको फिर से डिब्बे में रख दिया। अगर उसको फिर से डिब्बे में रख दिया तो दूसरी बार में लाल गेंद फिर से आ सकती है। क्लियर है ना? तो इस तरह से इस प्रश्न में आप प्रतिदर्श समष्टि लिख सकते हैं। व्हाइट में तो वैसे ही केस रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो प्रश्न नंबर 9 यहां पर समाप्त होता हुआ 10 के बारे में बात करते हैं। एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है और यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो पुनः उछाला जाता है। यदि पहली बार उछाले जाने पर पट्ट प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। मतलब इस केस में आप 2 काम कर रहे हैं। एक सिक्का है, अब सिक्का आपको 2 ही आउटकम दे सकता है। पहला चित्त और दूसरा पट्ट। चित्त मतलब हेड, पट्ट मतलब टेल। अब अगर चित्त के बारे में बात करता हूं तो चित्त उछालने पे फिर आपको क्या करना, उसने बोला कि अगर चित्त उछाला जाएगा, यदि चित्त आएगा तो आप सिक्के को फिर से उछालेंगे, तो यह सिक्का आपको फिर से 2 आउटकम देगा, या तो हेड या फिर टेल। और अगर पट्ट आता है तो फिर आप एक पासे को याद करेंगे और पासा आपको यहां पर 6 अलग अलग आउटकम देगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप बताइए कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो प्रतिदर्श समष्टि बड़ी आसान है यहां पर कि सर सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि सिक्के पर क्या मिल रहा है। सिक्के पर हेड मिल रहा है, तो हमने कहा हेड। तो अगर सिक्के पर हेड मिला तो दूसरी बार सिक्का उछालना पड़ेगा, तो पहले पर तो हेड मिलेगा, तब जाके दूसरे पर टेल मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 2 सिक्के उछाले या एक सिक्के को 2 बार उछाला। देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालने में पहली बार हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन ये वाली जो कहानी है इसमें यह है कि पहली बार अगर हेड आएगा तो ही दूसरा सिक्का उछाला जाएगा, है ना? इसीलिए पहली बार तो हेड लिखा है, दूसरी बार हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। अगर पहली बार टेल आता है तो आपके सामने यहां पर 1, यहां पर 2, 3, उसके बाद 4 भी आ सकता है पासे की वजह से, 5 भी आ सकता है और पासे के बाद यहां पर 6 भी आ सकता है। तो इस तरह से आपके सामने यह प्रतिदर्श समष्टि बन जाती है। तो यह प्रश्न भी यहां पर समाप्त हो जाता है, प्रश्न नंबर 10। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। मान लीजिए कि बल्ब के एक ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छा निकाले जाते। यादृच्छा मतलब रैंडमली। आप ये डिसाइड नहीं करते हो कि इस बल्ब को उठाना, इसको उठाना, नहीं, आप हाथ डालते हो, 3 बल्ब उठा लेते हो। यादृच्छा का मतलब है कि रैंडमली आपने कोई भी 3 बल्ब उठा लिए। जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, मैंने कहा कि ए विद्यार्थी, बी विद्यार्थी और सी विद्यार्थी आ जाएं,
तो यहां मैंने चॉइस बताई कि भाई आप तीनों साइड में आपसे बात करनी है ना। अगर मैं कहूं कि कोई भी 3 विद्यार्थी आ जाए, हमें यह काम करवाना है, तो वहां कोई भी विद्यार्थी आ सकता है। तो रैंडमली का मतलब है आप किसी भी विद्यार्थी को बोल सकते हो 3 को, लेकिन जब मैंने 3, जैसे मान लीजिए मैंने 3 विद्यार्थी का नाम बोल दिया, तो वो 3 ही आ सकते हैं फिर, तो वो रैंडम नहीं है ना। ओके, तो आपको उसके बाद 3 बल्ब निकाले, प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है और उसे खराब या ठीक में वर्गीकृत किया जाता है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। सिंपल केस है। देखिए, एक बल्ब को या तो आप खराब या अच्छा बता सकते हैं, और आपने 3 बल्ब निकाले हैं। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज परिपाटी में देखिए। एक सिक्का है, उस पे हेड या टेल आ सकता है। आपने 3 सिक्के उछाले, तो हेड और टेल आए, 3 सिक्के उछाले, ठीक और खराब है, 3 बल्ब निकाले, बात सेम है। मैंने कहा भी था वहां पर, जब मैंने बताया था कि यदि हमारे पास n सिक्के हैं और हम उनको एक साथ उछाल रहे हैं, तो कुल परिणाम 2 की घात n होंगे। और मैंने यह भी कहा था कि यदि कोई एक ऐसा आउटकम है जहां परिणाम 2 है, तो यह फॉर्मूला उनके लिए भी वैलिड है। बल्ब में 2 ही परिणाम है, या तो अच्छे या खराब। बल्ब कितने हैं? 3, तो कुल परिणाम इस केस में भी कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम इस केस में भी 3 या 2 की घात 3 ही हो जाएंगे, मतलब 8 हो जाएंगे। उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगा दिया, ठीक है। या फिर इसे ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लीजिए ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है और ये बल्ब 3 है, क्रमचय संचय से। तो अगर बल्ब 1 के बारे में बात करें तो बल्ब 1 के 2 केसेस है, या तो ये ठीक है या खराब है ना, डी और एन। बल्ब 2 में भी 2 केसेस है, बल्ब 3 में भी 2 केसेस है। अब इन तीनों का गुणा कर दो तो ये हो गए कुल 8, है ना। इसमें भी और इसमें भी, तीनों एक साथ होने चाहिए, मतलब ये भी होना चाहिए, मतलब पहला बल्ब भी पता चलना चाहिए क्या है, दूसरा भी और तीसरा भी। तो खैर कुल परिणाम तो 8 हुए। अब इन्हें निकालना कैसे है, तो बड़ा सिंपल है यार। आप तीनों बल्ब को लिख दो। जैसे मान लीजिए एक बल्ब है B1, दूसरा B2 और तीसरा B3। और जैसा आपने सिक्कों के केस में किया था ना कि हेड टेल लिखना है, यहां हेड टेल की जगह DN लिखना है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं DN एक बार, मतलब एक बार दोनों को लिख दो। कितनी बार लिखना है? 8 बार, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करनी, अगर ये ज्ञात नहीं करना होता ना, आपको ये बोलते कि कुल संभावित परिणाम निकालिए, तो आंसर 8 था, ठीक है। आपको कैलकुलेशन निकालना था, यहां पर उसको लिखना है कि क्या क्या आएगा। उसके बाद इसको 2 बार रिपीट कर दीजिए, DDNN, फिर DD और फिर NN, और आखिरी केस में आप D को 4 बार रिपीट कर दीजिए और N को भी 4 बार रिपीट कर दीजिए। इस केस में जो प्रतिदर्श समष्टि है वो ऐसे बनेगी। सबसे पहले आपने D लिखा, उसके बाद DN लिखा, फिर DND लिखा, फिर DNN लिखा, है ना। उसके बाद NDD लिखा, उसके बाद NDN लिखा, उसके बाद NND लिखा, और आखिरी में NNN लिखा, जहां पर N का मतलब ठीक और D का मतलब खराब है। यह प्रश्न में प्रतिदर्श समष्टि बन चुकी है। तो मतलब जैसे इसको समझो कि जैसे मान लीजिए ये वाली चीज है, तो मतलब इसका मतलब ये कि पहला बल्ब ठीक था, दूसरा खराब, तीसरा ठीक है। इसका मतलब पहला ठीक नहीं था, दूसरे दोनों ठीक थे। इसका मतलब है कि पहला भी खराब है, दूसरा भी खराब है, तीसरा भी खराब है। इसका मतलब तीनों ही खराब है। इसका मतलब पहला सही था, बाकी के 2 खराब निकले। ये इस तरह से कुल संभावित आपके सामने परिणाम इस प्रश्न में बन चुके हैं, प्रश्न नंबर 11 में। सिंपल सवाल है, मतलब जितना आप सोच सकते हो ना प्रायिकता में, उतना आप सोचिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत वैरायटी के सवाल मिलने वाले हैं। खैर, प्रश्न नंबर 12, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर सम संख्या आती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। इस परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा कैलकुलेटिव होगा ये। एक
सिक्का उछाला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉइन उछाला है ना, एक सिक्का हमने उछाला। अब सिक्का आपको क्या दे सकता है, तो सिक्का आपको हेड और टेल दे सकता है। यहां पर हेड और यहां पर टेल। अब उसके बाद यदि परिणाम चित्त हो, जैसे मान लीजिए हेड आ गया, तो आपने फिर एक पासा फेंका। अगर हेड मिला तो आप क्या फेंकेंगे, पासा। अब ये पासा आपको क्या क्या दे सकता है, तो पासा बोलेगा यार है तो मैं आपको 1 दे सकता हूं, 2 दे सकता हूं, 3 दे सकता हूं, 4 भी दे सकता हूं, और आखिरी में 5 और 6 भी दे सकता हूं, है ना। अगर एक सम संख्या प्रकट होती है पासे पर, तो आप पासे को पुनः फेंकते हैं। पासे को पुनः फेंकते हैं मतलब ऐसा है कि अगर सम संख्या मिलेगी तो आपने यहां पर फिर से पासे को फेंका, फिर पासा फेंका, फिर पासा फेंका और फिर पासा फेंका। अब आपको एक बात बताऊं, ठीक है, अब प्रतिदर्श समष्टि निकालनी है। तो जरा अगर पासे पर विषम संख्या आएगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे चुपचाप। तो सबसे पहले अपन एक बात लिख लेते हैं, सबसे मतलब 1 बाय 1 सारी बेसिक चीजें लिखते हैं। एस अगर टेल आ जाता है तो ये कहानी यही समाप्त हो जाती। अगर टेल मिलता, ये तो चित्त मिला ना, तो ही अपन ने देखा। अगर पट्ट मिलता तो अपन कुछ करते ही नहीं, ऐसे ही छोड़ देते। तो यदि टेल मिलता तो मैं जैसा था वैसा रख देता। अब अगर हेड मिला, तो हेड मिलने के साथ ही मैंने ये देखा कि पासा फेंक दिया हेड के साथ। अब यदि हेड के साथ पासा फेंका है तो हेड के साथ आपको 1 मिल सकता है, बहुत खुशी की बात है। हेड के साथ आपको 2 भी मिल सकता है, और यदि हेड के साथ 2 मिला तो आपने फिर से पासा फेंका। अब देखो इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। आपको हेड मिला, हेड के साथ 2 मिला। अब जब हेड के साथ 2 मिला तो आपने पासा फेंका, तो ये पासा फिर आपको 1 2 3 4 5 6 दे सकता है। तो अगर हेड के साथ 2 मिला तो फिर आपको तीसरी बार में, दूसरी बार में पासा 1 दे सकता है। H2 के बाद फिर 2 दे सकता है। H3 के या H2 के बाद फिर 3 दे सकता है। हाँ, उसके बाद H2 के बाद 4 दे सकता है। देखिए H2 क्यों है, क्योंकि इस पासे के बाद, इस चित्त के बाद पासे पर 2 आया, ये तो ठीक है। उसके बाद फिर पासा फेंका तो H2 तो ठीक है, उसके बाद पासा चलता चला जा रहा है। फिर H2 के बाद 5 आ सकता है, फिर H2 के बाद 6 आ सकता है। ये कब, जब आपने पासा फेंका। क्लियर है क्या? ये यहां से क्लियर है। अब तीसरा केस, ऐसा भी हो सकता है कि आपने पासा फेंका और आपको 3 मिल जाए। अगर आपने पासा फेंका और आपको 3 मिल जाए तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं, छोड़ दो पासा फिर अगर आपने पासा फेंका तो आपको ऐसा मिल सकता है कि H के बाद आपको 4 मिले, तो 4 के बाद फिर आप पासा फेंकेंगे, तो H41, H42, H43, H44, H45 और उसके बाद H46, और अंत में, मतलब अभी आपके सामने ये कहानी पूरी फिनिश नहीं है। पांचवा फेंका, मतलब आपने पासा फिर आपने पासा फेंका तो 5 भी मिला। अगर H के बाद 5 मिला तो हमें कोई चिंता की बात नहीं, हम इसे छोड़ देंगे कि H के बाद 5 मिला, चलो छोड़ दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6 भी मिल जाए, तो 6 मिलेगा तो फिर पासा फेंकेंगे, तो आपको मिलेगा H61, H62, H63, H64, H65 और आखिरी में H66। और इस तरह से ये पूरी प्रतिदर्श बन जाती है। यू कैन कैलकुलेट, देख लो अगर कोई परेशानी। तो अवयव कितने होंगे, तो 1 2 6, ये 1 2 और उसके बाद 6, ये 9 8 8 और 1 9 और उसके बाद 6 15 15 और 1 16 और उसके बाद के 6 22। दैट्स इट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपकी प्रतिदर्श समष्टि है, जो कि आपको ने अभी तक तो नहीं देखी थी कहीं पर।
आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 13। आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। प्रश्न नंबर 13, कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 4 अलग अलग लिखी गई है। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया है। मतलब अब जो पर्चियां है वो कौन सी कहां है आपको नहीं पता। जो एक्सपेरिमेंट है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, परीक्षण यादृच्छिक है। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए निकालता है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। सिंपल है यार, ये तो अपन ऐसा सवाल कर चुके हैं पहले। एक डिब्बा है, उसमें 4 पर्चियां हैं। ये पर्ची नंबर 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। आपको पता है यहां पर कुल अवयव कितने होंगे प्रतिदर्श में। अगर हमें यह निकालना है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो क्रमचय संचय की मदद से निकाल सकते हैं। मतलब कितने भिन्न भिन्न तरीके से आप 2 पर्चियां निकाल सकते हैं। या फिर ऐसे समझो कि आपके पास 1 2 3 4 नाम के 4 अक्षर हैं या 4 लेटर्स हैं, 4 अंक हैं, उनकी मदद से आप कितनी अलग अलग संख्याएं बना सकते हो। सवाल वही है। तो देखिए, पहले आप इन चारों में से किसी को भी उठा सकते हैं। आपके पास 1 2 3 4 नाम के 4 विकल्प हैं। अब इन चारों में से अगर आपने किसी को भी उठाया, मान लीजिए 2 उठा लिया, तो बचे फिर ये 3। तो दूसरी पर्ची उठाने के लिए या दूसरा अंक लाने के लिए आपके पास 3 है, तो 4 3 12। तो कुल 12 अलग अलग अवयव होंगे। वो कैसे होंगे देखिए फटाफट प्रतिदर्श समष्टि के अंदर। एस के बारे में बात करते हैं। अगर आप 1 को चयन करते हैं, जैसे मान लीजिए पहली पर्ची पर 1 आएगा, तो दूसरी पर 2, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। बिना प्रतिस्थापना किए गया लिखा है। मतलब अगर आपने 1 को बाहर निकाला तो उसे वापस नहीं रखा। आपने 1 को बाहर निकाला, फिर दूसरी पर्ची के लिए आपने 1 को वापस नहीं रखा है ना, आप दूसरी कोई पर्ची निकालेंगे। अगर प्रतिस्थापना की जाती तो 1 के बाद फिर से 1 आ सकता था। जैसे 1 को बाहर निकाला, देखा 1 वापस रख दिया, तो फिर 1 आ सकता था। यहां नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले 2 को निकाला, 2 1, बात सही है, 2 3 और 2 4, क्योंकि 2 के साथ 2 नहीं मिल सकता, क्योंकि 2 को रिपीट नहीं कर सकते, प्रतिस्थापना नहीं हो रही है। फिर 3 के साथ 1 आ सकता है, ठीक है। पहले पे 3 निकला तो 2 भी आ सकता है, उसके बाद पहले पे 3 निकला तो 4 भी आ सकता है। उसके बाद अगर पहले पे 4 निकला तो 1 भी आ सकता है, 4 निकला तो 2 भी आ सकता है और 4 निकला तो 3 भी आ सकता है। दैट इज द प्रतिदर्श समष्टि। मतलब आप यहां पर कह सकते हैं कि यह सैंपल स्पेस है जो हमें बनाना था। मतलब जो जो संभावनाएं हो सकती है उन सभी को एक साथ लिख दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 13 समाप्त। बात करेंगे 14 के बारे में। एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो सिक्का उछाला जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। भयंकर सा सवाल हो गया है। देखिए, सबसे पहले परीक्षण में आपने पासा फेंका। अगर पासा फेंका तो पासे पर प्राप्त संख्या सम हो सकती है या विषम हो सकती है। सम मतलब 2 4 6, विषम मतलब 1 3 और 5। यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम होती है, मतलब जैसे 2 3 6 मिली, तो आप सिक्के को 1 बार फेंकिए। अगर विषम मिलती तो सिक्के को 2 बार फेंकिए। अब देखिए सवाल कैसा है। आपने सबसे पहले एक पासा उछाला, आपने सबसे पहले एक पासा उछाला और उस पासे पर 1 2 3 4 5 और 6 मिला। और उसके बाद अगर आपको यह बोला कि यदि पासे पर सम संख्या आती है, सम मतलब 2 4 6 ना, अगर पासे पर सम संख्या आती है तो आप एक सिक्के को उछालेंगे। ऐसा कुछ एक सिक्का उछाला, ऐसा और ऐसा। यदि एक सिक्का उछाला जाता है ना तो आपको हेड और टेल नाम से कुछ भी मिल सकता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो आप 2 सिक्के उछालेंगे।
ऐसा कुछ। अब बताइए प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। ये कॉइन 1, ये कॉइन 2, यहां पर कोई भी कॉइन जिसे आप सी कह सकते हैं, ये कॉइन 1, ये कॉइन 2, यहां पर इसे सी कह सकते हैं, ये कॉइन 1, ये कॉइन 2, इसे भी सी कह सकते हैं। तो अगर आपने प्रश्न को ध्यान से देखा हो तो आप एक छोटी सी बात यहां नोट कीजिए कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पासा क्या दे रहा है। यदि पासा 1 दे रहा है, अपन एक काम करते हैं, सम सम वालों को पहले लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पासे पर आपको 2 नाम की संख्या मिलती है तो आप एक सिक्का उछालेंगे, वो सिक्का आपको हेड और टेल में से कुछ भी दे सकता है, मतलब आपको 2H मिल सकता है या फिर आपको 2 टेल मिल सकता है। उसी तरह अगर 4 मिलेगा तो 4 हेड मिल सकता है या 4 टेल मिल सकता है। और 6 के केस में भी ऐसा ही है कि या तो आपको 6 हेड या फिर 6 टेल मिल सकता है। ऐसा है ना, ये हो गए सर, इन दोनों केसेस के हो गए। मतलब अगर आपको पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक बार हेड और एक बार टेल। लेकिन अगर पासे पर प्राप्त संख्या विषम है, जैसे मान लीजिए आपको 1 मिला, तो आप 2 सिक्कों को उछालेंगे। और जब 2 सिक्कों को उछालते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 2 सिक्कों को उछाला, कॉइन 1 और कॉइन 2, तो इनसे आपको ऐसे आउटकम मिलते हैं। दोनों से आपको हेड मिल सकता है, पहले से हेड दूसरे से टेल, पहले से टेल दूसरे से हेड या टेल टेल। तो अगर आपको 1 मिला है तो इस 1 के साथ हेड हेड, 1 के साथ हेड टेल, ये और ये चारों मिल सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि यदि मुझे पासे पर 1 मिला है तो बाद में मुझे हेड हेड भी मिलेगा, क्योंकि 2 सिक्कों को उछाला है ना। अगर 1 मिला है तो मुझे हेड टेल भी मिलेगा। अगर मुझे 1 मिला है तो टेल हेड भी मिलेगा, और अगर मुझे 1 मिला है तो टेल टेल भी मिलेगा। उसी तरह 1 के मिलने के बाद अगर आपको 3 मिलता है तो 3 में भी सेम कहानी है। आपको 3 मिला विषम संख्या, तो आपने फिर 2 पासों को उछाला या 2 सिक्कों को उछाला, 3 हेड हेड, फिर 3 हेड टेल, 3 टेल हेड, और उसके बाद 3 टेल टेल। और उसके बाद अगर आपको 5 मिलता है तो 5 भी आप लिख सकते हैं, 5 में 5 हेड हेड, ठीक है, फिर 5 हेड टेल, 5 टेल हेड या 5 टेल टेल। अब अगर यहां पर आपसे कोई पूछे कि प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव हैं, तो कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब गिन लीजिए, 4, 4, 8, 4, 3, 12 और 6, 20। पर इसे क्रमचय संचय से कैसे गिनेंगे वो देखिए। क्रमचय संचय में आपको 2 अलग अलग केस करने पड़ेंगे। 2 अलग अलग केस क्यों? कि आपको यहां पर यह देखना पड़ेगा कि पहले पर आपको एक सम संख्या मिल रही है या एक विषम संख्या मिल रही है। क्रमचय संचय में आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि यहां पर सम संख्या मिल रही है या फिर यहां एक विषम संख्या मिल रही है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर सम संख्या मिलेगी तो 1 सिक्का उछालेंगे, विषम मिलेगी तो 2 उछालेंगे। तो सम संख्या मिलने की एक पासे को अगर उछाला जाए तो 3 चांसेस हो सकते हैं। सम 1, 2 और 3 केसेस में मिल सकती है। और अगर उसके बाद आपने सम संख्या मिलने के बाद एक सिक्के को उछाला तो आपको यहां पर 2 अलग अलग कंडीशंस मिल सकती है, मतलब हेड या टेल। तो अगर इनको गुणा करोगे तो सम संख्या उछलने पर 3 गुणा 2, मतलब आपके सामने कुल 6 अवयव हो सकते हैं। कितने? 6, यहां पर 20 नहीं 18 होंगे, 12 और 6 18 है ना, कुल अवयव 18 होंगे। अगर आपको विषम संख्या मिलती है तो विषम संख्या 3 अलग अलग तरीकों से मिल सकती है, 1, 3 और 5। और जब विषम संख्या मिलती है तो आप 2 सिक्कों को उछालते हैं। पहले सिक्के को उछालने से आपके सामने 2 पॉसिबल आउटकम, दूसरे को उछालने से 2 पॉसिबल आउटकम, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। अब या तो ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, जोड़ का नियम लगेगा। जोड़ का नियम क्या बोलता है कि या तो ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, दोनों के पॉसिबल आउटकम को जोड़ दो तो 6 + 12 = 18। ऐसा लिखो। मतलब अगर ये कैलकुलेट करना है तो ये मेथड गलत है, ये मेथड सही है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय। प्रश्न यहां पर समाप्त।
मैं आपको क्रमचय संचय पता है बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी से आपको आगे सवाल करने हैं। आपको प्रतिदर समष्टि के अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी और वो आप क्रमचय संचय से ही निकालेंगे, है ना। एक सिक्का उछाला गया, यदि उस पर पट्ट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें रखी है, एक गेंद निकाली जाती है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। इस परीक्षण की प्रतिदर समष्टि ज्ञात कीजिए। तो आपने फिर वही किया कि अब अपन ने फेंका है एक सिक्का और सिक्के पर आपको पहले यह बोला है कि पट्ट प्रकट होना चाहिए। अगर पट्ट प्रकट होगा तो आप एक अजीब सी नई कहानी करेंगे। यहां पर अगर आपको पट्ट मिलता है, पट्ट मतलब टेल, है ना। अगर ऐसा होता है तो फिर एक थैला रखा हुआ है, उस थैले के पास आप जाते हैं और बोलते हैं, या एक बॉक्स मान लेते हैं उसे, बोलते हैं कि आपके अंदर कुछ गेंदें रखी है क्या। तो बोलते हैं हाँ रखी है। कौन कौन सी? 2 लाल और 3 काली। तो 2 तो लाल, ऐसी बड़ी बड़ी सी गेंदें, 2 लाल गेंदें रखी है ऐसी, और 2 रखी है काली। 2 ने 3 काली रखी है, ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ब्लैक 3, है ना। देखो ये है रेड 1, रेड 2, उसके बाद ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ब्लैक 3। मैंने इन्हें रेड 1 ब्लैक 1 क्यों लिखा है? लिखने के पीछे तर्क यह है कि तीनों गेंदें जो काली है वो भिन्न है और 2 लाल गेंदें भिन्न है। हम ये मान के चल रहे प्रश्न में, यहां स्पेसिफाई नहीं है कि वो गेंदें एक जैसी है या भिन्न है ना। तो मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि तीनों गेंदें भिन्न हैं। और अगर हेड मिलता है, चित्त मिलता है, तो आप एक पासा फेंकते हैं। कैसे? कुछ इस तरह से। आपने पासा फेंका तो पासा आपको क्या क्या दे सकता है? पासा 1 दे सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। अब अगर मैं प्रतिदर समष्टि के बारे में बात करता हूं, एस के बारे में बात करता हूं, तो वो क्या क्या है? पहले तो टेल। अगर सिक्के पर टेल मिलता है तो आप इनमें से कोई एक गेंद निकालेंगे, तो क्या क्या गेंदें हो सकती है? एक हो सकता है कि पहली वाली लाल गेंद मिल जाए या फिर दूसरी वाली लाल गेंद मिल जाए। तो सर पहली और दूसरी लाल गेंद में फर्क क्या है? प्रश्न पे निर्भर करता है। अगर प्रश्न में यह बोला है कि दोनों लाल गेंदें एक जैसी हैं तो इन्हें सिर्फ R लिखो, फिर R1 R2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों लाल गेंदें लेकिन एक बड़ी और एक छोटी है, इसलिए दोनों अलग अलग हो गई। और उसके बाद 3 काली। अब ऐसा हो सकता है कि तीनों काली गेंदों की जो त्रिज्या है वो अलग अलग है, मतलब तीनों काली गेंदों की जो साइज है वो अलग अलग है। एक बहुत छोटी है टेबल टेनिस खेलने की, एक क्रिकेट खेलने की गेंद है और एक फुटबॉल खेलने की गेंद है, तो तीनों अलग अलग हो गई, है ना। अब उसके बाद अगर हेड मिलता है तो हेड के बाद आप पासा फेंकते हैं। तो हेड के बाद अगर आपने पासा फेंका तो आपको 1 मिल सकता है। हेड के बाद अगर आपने पासा फेंका तो 2 मिल सकता है। पासा फेंकने पर 3 भी आ सकता है। इट कैन बी द 4, 5 एंड 6। ये आपकी प्रतिदर समष्टि है और यही इसका जवाब है, एस का आंसर। कुल 5 और एक 6 यहां पर अवयव हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ऐसी कुछ संभावनाएं बार बार लिखनी पड़ेगी, लिखने की आदत डाल लो कि इसमें 6 अवयव है। इसका मतलब है प्रतिदर समष्टि में कितने अवयव है? तो 1, 2, 3, 4, ये एक पूरे बॉक्स को 1 मानना है ना, और 5, 6, 5 और 6 11। ठीक, तो प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ 15वां। प्रश्न नंबर 16। एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर 6 प्रकट ना हो जाए। इस परीक्षण का प्रतिदर समष्टि ज्ञात कीजिए। यह भयंकर सवाल है। आप पासे को तब तक फेंकते हैं जब तक कि 6 प्रकट ना हो जाए। और सिक्के वाले केस में एक हमने उदाहरण किया था, तो सिक्के वाले केस में क्या था कि आपने सिक्के को फेंका था, प्रश्न यह था कि जब तक कि चित्त प्रकट ना हो। तो जैसे मान लीजिए पहली बार चित्त हो गया, कहानी खत्म।
अगर पहली बार पट आया तो अपन ने टी लिखा, फिर दूसरी बार चित्त आ सकता था। अगर पहली बार चित्त नहीं आया तो टी आया, दूसरी बार अगर चित्त नहीं आया तो टी आया। मतलब वहां पर दो ही पॉसिबिलिटी थी, हेड और टेल। अब देखिए मैं आपको पासे को फेंकने की कला बताता हूं। आपने पासे को फेंका, पासा आपको क्या क्या आउटकम दे सकता है? तो पासा आपको आउटकम दे सकता है 1 2 3 4 5 और 6। अगर आपको 6 चाहिए तो अगर आपको 6 मिला तो आप रुक गए, लेकिन यदि आपको 1 मिला तो आपने फिर से पासे को फेंका। अगर आपको 2 मिला तो आपने फिर से पासे को फेंका। अगर आपको 3 मिलता है तो आप फिर से पासे को फेंकते हैं, 4 पर भी फिर से और 5 पर भी फिर से पासे को फेंकते हैं। तो अगर आपको 1 मिलता है तो आप फिर पासे को फेंकेंगे, आप देखेंगे कि 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है कि 4 मिलता है कि 5 मिलता है कि 6 मिलता है। एक बड़ा सा फोटो बना के आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये पासा है और ये पासा आपको 6 भिन्न भिन्न संख्याएं दे रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। आपको चाहिए 6। मान लीजिए आपने पासा फेंका, आपको 6 मिला, आप यहीं रुक गए। अगर 1 मिलता है तो आप फिर से पासा फेंकते हैं, तो आपको क्या क्या मिल सकता है? फिर से 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 5 और 6 मिल सकता है ना। मतलब इसे अपन एक जनरलाइज वे में बना लेते हैं। अगर आपको 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी मिल सकता है, मतलब 6 मिला तो ठीक है, लेकिन अगर ये पांचों में से कुछ भी मिला तो फिर पासा फेंका। अगर फिर पासा फेंका तो यहां से फिर 6 चीजें मिल सकती है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ऐसा हुआ तो 6 मिला तो अपन फिर रुक गए, लेकिन अगर ये पांचों मिले तो फिर से अपन ने पासा फेंका। अगर फिर से पासा फेंकोगे तो आपके सामने फिर ऐसे 6 आउटकम मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इस 6 को आप फिर बंद कर दीजिए, 6 मिलाना रुक गए। लेकिन अगर ये पांचों मिले तो फिर से पासा फेंका, और ऐसे आप कब तक चलते रहे? जब तक कि आपको 6 ना मिल जाए। तो ये तो पूरी जिंदगी पचने वाली कहानी है। तो अपन इसका आउटकम या इसका प्रतिदर्श कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसका प्रतिदर्श लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है, मान लेते हैं कि पहला आपको 6 मिला, लेकिन अगर 6 नहीं मिला तो 6 नहीं मिला तो आपने यहां पर मान लिया कि आपको 1 मिला। पहली बार क्या मिला? 1 मिला। अगर आपको 1 मिला तो आपको यहां 1 वापस से मिल सकता है। आपको 1 मिला तो आपने पासे को फेंका ना। जैसे अगर मान लीजिए आपको 1 मिला तो आपने पासे को फेंका, 2 मिला तो पासे को फेंका, 3 मिला तो पासे को फेंका, 4 मिला तो पासे को फेंका। तो क्या मैं यहां इसको ऐसे लिख दूं कि ये जो अगर आपने पहली बार में 6 नहीं मिला तो आपको x मिला और फिर उसके बाद 6 मिल गया, जहां पर x का मतलब है 1 2 3 4 और 5, है ना। ऐसा कुछ x को नहीं, अपन ऐसा लिख लेते हैं कि माना एक समुच्चय है A जिसके अंदर 1 2 3 4 5 नाम के अवयव है, और x जो है वो समुच्चय A का एक अवयव है। मतलब यहां पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। इनको एक डब्बे में बंद कर दिया। मतलब 1 मिला, फिर आपने पासा फेंका तो 6 मिले, 2 मिला, फिर आपने पासा फेंका तो 6 मिला, 3 मिला, फिर आपने पासा फेंका तो 6 मिला। अब ऐसा हो सकता है कि पहली बार में आपको 6 ना मिले, दूसरी बार में 6 ना मिले। तो पहली बार 6 ना मिला, दूसरी बार 6 ना मिला, तो क्या मिला? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसको x निरूपित कर रहा है तो अपन ने x माना। उसके बाद फिर आपको 6 मिले, उसके बाद फिर आपको 3 बार x मिले, मतलब तीनों बार 6 ना मिले, चौथी बार में 6 मिले, पांचवी बार में भी ऐसा कुछ हो, तो आपके सामने ऐसी चीजें चलती चली जाएगी अनंत तक। जहां पर ये स्पेसिफाई कर देना, जहां पर a एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5, और x a का एक अवयव है। समझ ऐसे सकते हो कि अगर यहां 1 है तो x की जगह 1 1 1 हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको x की जगह 2 मिल जाए तो यहां 1 2 6। ऐसा भी हो सकता है कि यहां 1 3 6 मिल जाए। मतलब ये अगर x 1 है तो जरूरी नहीं ये भी x 1 हो। इस तरह से निरूपित किया जा सकता है। क्लियर है? तो यहां पर आपके सामने प्रश्न नंबर 16 भी समाप्त हो जाता है।
प्रतिदर्श समष्टि के लिए काफी मतलब अगर हम आगे बढ़ते हैं प्रायिकता में तो प्रतिदर्श समष्टि काफी उपयोगी है। और प्रतिदर्श समष्टि से ज्यादा उपयोगी उसके अवयव है कि प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव होते हैं। अगर आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियोस वहां पर ढूंढने में समस्या हो रही है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब या ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, दैट इज www.magnetbrains.com। वहां पर जाते ही आपको सीबीएसई हिंदी माध्यम दिखेगा। सीबीएसई हिंदी माध्यम पर आपको कक्षा 11वीं का चयन करना है, क्योंकि आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हो। 11वीं में आपको बहुत से विषय दिखेंगे, जिस विषय पे आप क्लिक करोगे, जैसे मान लीजिए आपने गणित पे क्लिक किया तो गणित के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको दिख जाएंगे जिस बुक के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है। उन टॉपिक में आपके सामने बहुत से अध्याय रहेंगे। जिस अध्याय पे आप क्लिक करोगे उसके सारे टॉपिक्स या मतलब जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो दिख जाएंगे। जिस टॉपिक पे आप क्लिक करोगे, मान लीजिए आप प्रश्नावली 16.1 पर क्लिक करते हो तो 16.1 का वीडियो आपके सामने चलना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल है। बाकी अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं बहुत अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक आप समस्त विद्यार्थियों को आपकी स्कूली शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त प्रदान करता है। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप किसी भी राज्य या किसी भी बोर्ड से हो, आपको आपका संपूर्ण विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाया जा रहा है। आप सभी से मुलाकात होगी अगली कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।